वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक और इस पाठ का ये सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ का लेखक है कमलेश्वर। इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 में मैनपुरी अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो रचना लिखने की जो विधा की भाषा जो है वह हिंदी है। इन्होंने अधिकतर उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण तथा पटकथाएं यह विधाओं लिखे हुए हैं। लेखक की मुख्य कृतियां में जो उपन्यास है वह है एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह, दोपहर, शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान। इनके उपन्यास तथा कहानियों पर आधारित कुछ सीरियल्स और फिल्में भी बनाई गई है। कहानी संग्रह में इनकी प्रमुख कहानियां हैं जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, कथा प्रस्थान, मेरी प्रिय कहानियां। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं जिनके नाम है अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, संस्मरण है इनके जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी आदि इनके अलग अलग कृतियों के नाम हैं। लेखक को सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। कमलेश्वर को उनकी रचनाधर्मिता के फलस्वरूप पर्याप्त सम्मान और पुरस्कार 2005 में उनको पद्म भूषण से अलंकरण किया गया था। राष्ट्रपति महोदय से इनको यह पुरस्कार दिया गया था। इनकी पुस्तक कितने पाकिस्तान पर साहित्य अकादमी ने भी उनको पुरस्कृत और सम्मानित किया था। इसके अलावा लेखक कमलेश्वर इनको शला का पुरस्कार, शिव पूजन सहाय शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हुए हैं। कमलेश्वर ने 99 फिल्मों के संवाद, कहानी और पटकथाएं भी लिखे हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम हैं सौतन की बेटी, लैला, यह देश, रंग बिरंगी, सौतन, साजन की सहेली, राम बलराम, मौसम, आंधी। यह इनके द्वारा लिखे गए जो फिल्मों के संवाद है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे कि चंद्रकांता आदि सीरियल के लिए भी इन्होंने अपने कार्य किया हुआ है। लेखक कमलेश्वर इनका निधन 27 जनवरी 2007 में फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। अब देखते हैं हमारे पाठ से संबंधित कुछ बातें। जॉर्ज पंचम की नाक यह हमारे पाठ का शीर्षक है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित है, जिनमें से है नाक कटना, नाक काटना। इसी मुहावरे का अर्थ विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग कमलेश्वर इन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक इस कहानी में किया है। लेखक कमलेश्वर यह केवल इन्होंने ये साहित्य की अलग अलग विधाएं ही नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने पत्रकारिता के रूप में भी कार्य किया है। पत्रकार के रूप में, संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम की नाक जब यह पत्रकारिता में छपी गई थी तो उससे संबंधित बहुत सारा उस समय चर्चा हुआ था। उसके लिए उनको कुछ समय के लिए पत्रकारिता से थोड़े समय के लिए उनको अलग कर दिया गया था। यह जो पाठ है वह एक व्यंग्यात्मक पाठ है। सारे पाठ में नाक इस शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी
चोट की है। अब देखिए हमारे पाठ का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। अब इस नाक से संबंधित बहुत सारी बातें हमें लेखक बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भले ही एक विदेशी शासक का नाम है लेकिन इसका संबंध हमारे भारतीयों से किस प्रकार से है, इसका वर्णन हम इस पाठ में एक व्यंग्यात्मक रूप में पढ़ेंगे। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने एक पत्रकारिता के रूप में किस प्रकार से हमारे देश में एक सशक्त माध्यम माना जाता है पत्रकारिता, तो उसकी सार्थकता किस प्रकार से होनी चाहिए और व्यावसायिक पत्रकारिता के रूप में हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो सच बातें होते हैं वह नहीं बताई जाती है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी यह पाठ हमारे सामने एक घटना के रूप में या प्रसंग के रूप में रखा गया है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी हमें इस पाठ के माध्यम से दिखाई देता है। अब इस पाठ का जो शीर्षक है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते कि देखो जॉर्ज पंचम की नाक। अब जॉर्ज पंचम ये कौन थे? एक ब्रिटिश शासक माने जाते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य में पहले शासक माने जाते हैं। उनका जन्म 1886 में माना जाता है और उनकी मृत्यु 1936 में माने जाते हैं। अब जॉर्ज पंचम के नाक से संबंधित क्या बातें हैं हम पाठ के द्वारा विस्तार से पढ़े। अब देखेंगे नाक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है, लेकिन उसके लिए संबंधित देखो बहुत सारे मुहावरे हैं कि नाक कट जाना, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना, मतलब नाक हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। तो किस प्रकार से जॉर्ज पंचम की नाक या ये विदेशी जो शासक है उसका और हमारे भारतीय के मान सम्मान की बात, इसमें क्या संबंध है, इसको हम पाठ के द्वारा विस्तार से देखते हैं। बच्चों, तो अब हम हमारी पाठ की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने लेखक कमलेश्वर इनके बारे में जानकारी हासिल की। अब जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ के माध्यम से एक जो ये पाठ व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने हमारे सामने लाए हैं, तो किस प्रकार से जॉर्ज पंचम यह जो एक ब्रिटिश शासक है उसके नाक से क्या संबंध है, यह जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं पाठ के परिच्छेदों को। लेखक कहते हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अब देखिए यह जो पाठ है इसके शुरुआत में ही लेखक ने पाठ की शुरुआत क्या की है कि यह उस समय की बात है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति जिनका नाम था द्वितीय मई, उनके साथ रानी एलिजाबेथ अपने हिंदुस्तान अर्थात अपने देश भारत में घूमने के लिए आने वाली थी, वह पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारी हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। अब देखिए जैसे अब हम सबको पता है कि आज हमारे देश को आजाद होकर लगभग 68-69 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज जिस प्रकार से अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने अपने देश पर जो राज्य किया है, शासन किया है, उसका असर उस समय ही नहीं बल्कि आज स्वतंत्र होने के बावजूद भी, आजाद हो जाने के बावजूद भी उन ब्रिटिशों का किस प्रकार से हमारे ऊपर, भले आज हम स्वतंत्र है, आजाद है, लेकिन उनका असर हमारे दिलो दिमाग पर अब तक छाया हुआ है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान के शाही दौरे पर आने वाली थी तो उस समय यह पत्रकारिता का, अखबारों का एक
मुख्य विषय बन गया था और रोज इस बातों को लेकर चर्चा होती रहती थी। हम अखबार पढ़ते हैं ना, तो देखो अखबारों में तो बहुत सारे विषय होते हैं कि यहाँ पर यह दौरा होने वाला है, राष्ट्रपति, पंतप्रधान, इनके बारे में, हमारे राजकीय क्षेत्र के बारे में, खेल के क्षेत्र के बारे में, या फिर देश विदेश में क्या हो रहा है, ये सारी खबरें हम आज तो रोज पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अखबार में किस बात की चर्चा हो रही थी उस समय कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान घूमने के लिए आने वाली थी और उसके संबंध में रोज लंदन के अखबारों में यह बातें छपी जाती थी। कौन सी बातें? शाही दौरे की। अब देखो, शाही दौरा अर्थात राजघराना। अब ये जो ब्रिटिश जॉर्ज पंचम हो या द्वितीय मय हो, एलिजाबेथ हो, ये क्या है, राजघराने से संबंधित लोग हैं, इसलिए उनके दौरे को भी किस प्रकार का नाम दिया गया है? शाही दौरे। तो शाही दौरे के लिए अब वहां से हिंदुस्तान आने वाली है, तो उस दौरे के दरमियान क्या क्या तैयारी चालू हो रही है, इसका विवरण अखबारों में छप रहा था। यहाँ तक कि देखो, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ लेखक ने कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था। अब क्या परेशानी थी उसको? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। अब देखिए, दर्जी को भी इतना परेशान होने की जरूरत थी या नहीं? सोचिए इसके बारे में, क्यों वो परेशान था? क्योंकि देखो, अब चाहे वो दर्जी हो, लेकिन हर किसी को लगता है कि उसके काम की प्रशंसा हो। अगर उसे पता है अब रानी एलिजाबेथ कौन थी, शाही घराने से उसका संबंध था, अगर उसके द्वारा सिलाए गए कपड़े वह शाही घराने की एक लेडीज पहनने वाली थी, अगर वह कपड़े उस पर जच गए तो इस पर उसकी वेशभूषा के लिए किसकी प्रशंसा की जाएगी? उसका जो टेलर है उसकी ही तो प्रशंसा की जाएगी ना। इसलिए अब देखो, उसे क्या लगता है कि उसके भी काम की प्रशंसा हो, शाही घराने की जो रानी है उसके साथ साथ उसके वस्त्रों की भी स्तुति हो, प्रशंसा हो, और इस प्रकार वह शाही घराने का टेलर कहलाने के लायक हो जाएगा। इसलिए वह भी परेशान है कि अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे वस्त्र, डिजाइन वो सब रानी पर सूट हो, इसके लिए वह तैयारी में जुट गया था। और फिर हिंदुस्तान जब रानी का दौरा होगा तो उसके लिए हिंदुस्तानी तरीके से कपड़े होने चाहिए कि हिंदुस्तानी के लोगों पर वह उनके मन पर घेर होना चाहिए। फिर पाकिस्तान, नेपाल, इन सारे दौरों पर रानी किस प्रकार के वेशभूषा करेगी, इसके लिए उसका दर्जी भी परेशान था, अर्थात टेलर। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उसके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। अब देखिए कौन सी खबरें छप रही थी पेपर में कि जो रानी का सेक्रेटरी था और उसका जासूस भी था। अब रानी के उस दौरे के पहले वह क्या करने वाला था? इस बड़े महाद्वीप का, भारत के महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था कि कोई परेशानी रानी के, जब रानी विजिट करेंगी तो उस समय रानी को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इसलिए पहले वह जांच पड़ताल करके आना चाहता था। इसलिए पहले ही रानी का सेक्रेटरी इस महाद्वीप का दौरा कर आया था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फांटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। अब देखिए, जमाना बदल गया था, नया जमाना था। इसके पहले कैसे ब्रिटिश सरकार का तो शासन था ना हिंदुस्तान पर, तो उस समय जैसे ही ब्रिटिश के कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लेडीज हो या जेंट्स हो, भारत पर आता था तो उनका सम्मान किस प्रकार से होता था? पूरी भारत की फौज, सेना उनके तैयारी में जुट जाती थी, उनके स्वागत में लगे रहते थे। लेकिन अब दिन बदल चुके थे, आज भारत आजाद हो चुका था उस समय, और इसलिए उनकी स्वागत की तैयारी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। इसलिए फौज फाटे के बजाय कौन स्वागत करने वाले थे? फोटोग्राफरों की फौज, फोटोग्राफरों की सेना उनके स्वागत में आने वाले थे। कि देखो फोटोग्राफर कौन से होंगे? विविध अखबारों वालों के ना, या फिर जो टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज चैनल्स, उनके फोटोग्राफर फोटो शूटिंग करने आएंगे। रानी एलिजाबेथ जो भारत में आने वाली थी हिंदुस्तान में, तो इस प्रकार यहाँ पर हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब देखो, भारत स्वतंत्र तो हो चुका है, फिर भी हमेशा भारत पर जो सरकार, ब्रिटिश सरकार, बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपना शासन चलाया था, उनका असर दिलो दिमागों पर छाया हुआ है अभी भी, आजादी के बाद भी।
आगे लेखक कहते हैं कि इंग्लैंड के अखबारों की कर्तनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। अब देखो, जब भी इंग्लैंड के अखबारों में रानी एलिजाबेथ के उस दौरे का वर्णन होता था तो वही न्यूज फिर क्या हो जाती थी, हिंदुस्तानी अखबारों में छप जाती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अब देखिए उस समय, अब लेखक ये कहना चाहते थे कि देखो पत्रकार अखबार में तो बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन बिना कारण इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर अखबारों में लिखा जाता था कि छोटी से छोटी बातों पर भी उस पर रानी कौन सा सूट पहनने वाली है, उस पर कितने खर्च होने वाले हैं, यह सारे बिना मतलब के बातें अखबारों में छप रही थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो बच्चों, अब तक हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ अब देख लेते हैं। तो बच्चों, जो परिच्छेद अपने हम विस्तार से पढ़ा है उसमें आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मैं के साथ सेक्रेटरी सचिव, फौज फाटे, सेना तथा अन्य शाही कर्मचारी, कतरने अखबार में से काटा गया अंश, तहलका मचना, खलबली मचना। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि देखो रानी एलिजाबेथ अब हिंदुस्तान का दौरा करने वाली है, और इस हिंदुस्तान के दौरे के समय अखबार ने उनको इतना बड़ा चढ़ाकर, उस विषय को इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा है कि सारे लोगों का ध्यान उनके आगमन पर लगा हुआ है। आगे लेखक हमें रानी एलिजाबेथ के आगमन का और भी वर्णन बताने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।